नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टीवी 7 भारत पर और मैं हूं आपके साथ अंकुर गोस्वामी। स्वागत करता हूं आपका टीवी 7 भारत के इस विशेष प्रोग्राम में। तो ज्यादा वक्त जाया न करते हुए सीधे रुख करेंगे खबरों की ओर और सीधे चलेंगे पश्चिम बंगाल की तरफ। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर अंदरूनी खींचतान की चर्चा तेज हो गई है। आमतौर पर विपक्ष तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधता है, लेकिन इस बार पार्टी के भीतर से ही ऐसी आवाज उठी है जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद कल्याण बनर्जी ने ऐसा बयान दे दिया है जिसे सीधे तौर पर पार्टी नेतृत्व और खास कर की अभिषेक बनर्जी को लेकर नाराजगी के रूप में देखा जा रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर पार्टी के भीतर ऐसा क्या चल रहा है कि अपने ही नेता खुलकर असंतोष जाहिर करने लगे हैं। दरअसल कल्याण बनर्जी ने एक कार्यक्रम के दौरान पार्टी की मौजूदा स्थिति पर टिप्पणी करते हुए कहा कि तृणमूल कांग्रेस को नुकसान हो रहा है, लेकिन कुछ नेताओं का अहंकार अब भी कम नहीं हुआ। ये वही कल्याण बनर्जी हैं जिन्होंने अभिषेक बनर्जी पर जब कथित तौर पर हमला हुआ था तो उसके खिलाफ आवाज उठाई थी। ये वही कल्याण बनर्जी हैं जिन्होंने ममता बनर्जी का समर्थन जताया था। ये वही कल्याण बनर्जी है जिन पर टीएमसी की पूर्व सांसद काकोली घोष ने बदतमीजी के इल्जाम लगाए हुए हैं। लेकिन आगे बता दें आपको कि उन्होंने बिना ज्यादा घुमाए फिराए साफ संकेत दिया कि पार्टी के भीतर फैसले लेने के तरीके और नेतृत्व की कार्यशैली को लेकर कई नेताओं में नाराजगी है। उनके बयान को अभिषेक बनर्जी पर सीधा हमला माना जा रहा है, क्योंकि पिछले कुछ समय से पार्टी में उनके बढ़ते प्रभाव को लेकर लगातार चर्चाएं होती रही है। और राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि जब पार्टी सत्ता में लंबे समय तक रहती है तो सबसे बड़ी चुनौती विपक्ष नहीं बल्कि अंदरूनी असंतोष बनकर रह जाता है। पश्चिम बंगाल में भी कुछ ऐसा ही माहौल दिखाई दे रहा है। एक तरफ ममता बनर्जी को पार्टी के लिए मजबूती बनाए रखने की कोशिश करनी है, वहीं दूसरी तरफ कितने वरिष्ठ नेता खुद को नजरअंदाज महसूस कर अलग हो रहे हैं। कोई बागी ग्रुप में जा रहा है, कोई बागी संघ में जा रहा है, तो कोई ऐसे कल्याण बनर्जी की तरह यहां पर बयानबाजियां कर रहा है। कल्याण बनर्जी का बयान इसी नाराजगी का सार्वजनिक रूप है। और आपको बता दें, दिलचस्प बात तो यह है कि यह बयान ऐसे समय में आया है जब तृणमूल कांग्रेस टूटने से बच रही है। पार्टी की कोशिश है कि संगठन को मजबूत किया जाए, लेकिन अंदर से ही उठ रही आवाजें विपक्ष को हमला करने का भी मौका दे रही हैं। बीजेपी और कांग्रेस पहले से ही तृणमूल पर परिवारवाद और एक व्यक्ति केंद्रित राजनीति के आरोप लगाते रहे हैं, और ऐसे में जब पार्टी का ही वरिष्ठ नेता सवाल उठाए तो राजनीतिक चर्चा और तेज होना तय है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से अभी तक इस बयान पर कोई बड़ी प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन राजनीतिक जानकार मानते हैं कि ऐसे बयान पार्टी के भीतर चल रही बेचैनी का संकेत हो सकते हैं। अब सबकी नजर इस बात पर है कि ममता बनर्जी इस मुद्दे को किस तरह संभालती हैं और क्या पार्टी नेतृत्व नाराज नेताओं को साथ लेकर चलने की कोई नई रणनीति बनाता है। तो कुल मिलाकर बंगाल की राजनीति में सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि सत्ता, संगठन और नेतृत्व के बीच संतुलन की कहानी है। और आने वाले दिनों में यह विवाद शांत होता है या फिर और बड़ा रूप लेता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तय है कि कल्याण बनर्जी के बयान ने तृणमूल कांग्रेस के भीतर चल रही हलचल को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है। तो चलिए इसी के साथ सीधे रुख करते हैं अगली खबर की ओर और बात करते हैं पश्चिम एशिया की, या फिर यूं कहूं मध्य पूर्व की। पश्चिम एशिया में चल रहा तनाव अब सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रह गया है। हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि समुद्र में चलने वाले आम जहाज भी इस टकराव की चपेट में आने लगे हैं। और अब ओमान के तट के पास एक और जहाज से जुड़ी बड़ी घटना सामने आई है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। और खास बात यह है कि इस पूरे मामले का असर भारत पर भी पड़ रहा है, क्योंकि जहाजों पर जो बड़ी संख्या में भारतीय नाविक काम करते हैं और उनकी सुरक्षा सबसे बड़ी चिंता बन गई है। दरअसल ओमान के शिनास पोर्ट के पास एक जहाज से जुड़ी घटना की खबर सामने आई। भारतीय दूतावास ने भी पुष्टि की है कि वो इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं और स्थानीय प्रशासन के संपर्क में है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक ये क्षेत्र वही है जो इन दिनों अमेरिका ईरान तनाव का सबसे संवेदनशील इलाका बन चुका है। पिछले कुछ दिनों में यहाँ कई जहाज निशाना बने हैं और अब ये नई घटना निकल कर आई है उसने अब चिंता बढ़ा दी है। अगर पिछले कुछ दिनों की घटनाओं पर नजर डालें तो तस्वीर और भी गंभीर दिखाई देती है। हाल ही में अमेरिका ने ईरान से जुड़े तेल परिवहन को रोकने के लिए एक टैंकर पर जो है वो कार्रवाई की, और अमेरिकी सेना का दावा था कि जहाज उसके निर्देशों का पालन नहीं कर रहा था और ईरान से तेल ले जा रहा था। इसके बाद जहाज के इंजन रूम को निशाना बनाया गया, जिससे बड़ा नुकसान देखने को मिला। और इस घटना ने भारतीय क्रू मेंबर्स को भी प्रभावित किया और कई
नाविकों को उनके लापता होने की खबरें भी जो है यहां पर सामने आई। और यही नहीं, भारत सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अमेरिका के वरिष्ठ राजनयिक को तलब किया और कड़ा विरोध भी दर्ज किया। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि व्यापारिक जहाजों और नाविकों को निशाना बनाना बेहद चिंताजनक है। भारत लगातार इस बात पर जोर दे रहा है कि समुद्री मार्ग सुरक्षित रहने चाहिए और तनाव को बातचीत के जरिए कम किया जाना चाहिए। अब सवाल यह है कि आखिर ओमान के पास ही इतनी घटनाएं क्यों हो रही हैं? इसका जवाब छिपा है हॉर्मोज में। दुनिया के तेल कारोबार का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। खाड़ी देशों से निकलने वाला कच्चा तेल और गैस इसी समुद्री मार्ग से दुनिया भर में पहुंचता है और ऐसे में जब भी इस इलाके में तनाव बढ़ता है, इसका असर सिर्फ क्षेत्रीय राजनीति पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। तेल की कीमतें बढ़ने लगती हैं और वैश्विक बाजारों में अस्थिरता दिखाई देने लगती है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान के बीच भी तनाव लगातार बढ़ रहा है। दोनों देशों के बीच जवाबी हमले हो रहे हैं। अमेरिका का कहना है कि वो अपने हितों और समुद्री मार्गों की सुरक्षा के लिए कार्रवाई कर रहा है, जबकि ईरान इसे दबाव की राजनीति बता रहा है। और नतीजा ये निकलता है कि युद्ध का माहौल भले ही आधिकारिक रूप से घोषित ना हुआ हो, लेकिन जमीन और समुद्र दोनों जगह टकराव लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। और भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता अपने नागरिकों की सुरक्षा है। हजारों भारतीय नाविक खाड़ी क्षेत्र में विभिन्न जहाज़ों पर काम करते हैं। ऐसे में जब भी किसी जहाज़ पर हमला होता है या फिर कोई समुद्री घटना होती है, उसका सीधा असर भारतीय परिवारों पर पड़ता है। तो कुल मिलाकर ओमान के तट के पास से सामने आई ये नई घटना सिर्फ एक जहाज की कहानी नहीं है, ये उस बड़े भू राजनीतिक संकट की भी झलक है जो धीरे धीरे पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहा है। अब सवाल सिर्फ अमेरिका और ईरान के टकराव का नहीं बल्कि वैश्विक व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा और आम नागरिकों की सुरक्षा का भी है। आने वाले दिनों में इस क्षेत्र से आने वाली हर खबर पर पूरी दुनिया की नजरें रहने वाली हैं। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और बात करते हैं बांग्लादेश की सीमा की। आज बात करेंगे भारत बांग्लादेश सीमा पर बढ़ते उस तनाव की जिसने एक बार फिर दोनों पड़ोसी देशों के रिश्तों को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। मामला सुनने में छोटा लग सकता है लेकिन इसके मायने काफी ज्यादा बड़े हैं। मेघालय सीमा पर एक ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसने सुरक्षा एजेंसियों से लेकर कूटनीतिक गलियारों तक हलचल मचा दी है। आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि सीमा पर घंटों तक तनाव की स्थिति बनी रही? चलिए पूरी कहानी हम आपको समझाते हैं। दरअसल मेघालय के दक्षिण पश्चिम गारो हिल्स इलाके में भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ ने एक बांग्लादेशी नागरिक को पकड़ने के बाद उसे वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू की। लेकिन इस मामले को तब ये चर्चा के केंद्र में आया जब ये मामला उलझ गया, जब बांग्लादेश के सीमा बल बीजीबी ने उस व्यक्ति को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इसके बाद सीमा पर आमने सामने की स्थिति बन गई और दोनों देशों के जवान अपनी अपनी जगह डटे रहे। ये घटनाक्रम सीमा प्रबंधन और अवैध घुसपैठ के मुद्दे को लेकर चल रही पुरानी खींचतान को फिर सामने ले आया। अब सवाल उठता है कि आखिर बांग्लादेश ने उस व्यक्ति को लेने से क्यों इनकार किया? रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश की ओर से पहचान और नागरिकता सत्यापन को लेकर आपत्ति जताई गई। उनका कहना था कि किसी भी व्यक्ति को स्वीकार करने से पहले यह पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए कि वास्तव में बांग्लादेश का नागरिक वो है या फिर नहीं। दूसरी तरफ भारत का मानना है कि सीमा पार से अवैध घुसपैठ लगातार एक बड़ी चुनौती बनी हुई है और ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई जरूरी है। अब दिलचस्प बात यह है कि ये कोई पहली घटना नहीं है। पिछले कुछ दिनों में भारत बांग्लादेश सीमा पर ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां कथित घुसपैठियों को लेकर दोनों देशों के बीच मतभेद देखने को मिले। कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल के कई बॉर्डर पॉइंट्स पर भी इस तरह का गतिरोध देखने को मिला था। वहां भी कुछ लोगों को लेकर दोनों पक्षों के बीच सहमति नहीं बन पाई थी और मामला घंटों तक अटका रहा। सीमा पर बढ़ते इस तनाव के पीछे सिर्फ एक व्यक्ति का मामला नहीं, दरअसल पिछले कुछ महीनों से अवैध प्रवासन, सीमा पर बाड़बंदी और घुसपैठ जैसे मुद्दों पर दोनों देशों के बीच बहस तेज हो रखी है। और बांग्लादेश ने हाल ही में भारत द्वारा कुछ सीमाई इलाकों में बाड़ लगाने पर भी आपत्ति जताई है। उसका कहना है कि कुछ स्थानों पर नियमों और समझौतों का पालन नहीं किया जा रहा। वहीं भारत का तर्क है कि सीमा सुरक्षा मजबूत करना उसकी प्राथमिकता है और अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए जरूरी कदम है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि एक बांग्लादेशी को लेकर यहाँ पर दोनों देशों की सेना आमने सामने आ गई। फिलहाल सीमा पर पैदा हुआ ये नया विवाद भले ही किसी बड़े संघर्ष में नहीं बदला हो, लेकिन इस बार इसने एक बार फिर ये दिखा दिया कि सीमा से जुड़े मुद्दे कितने संवेदनशील हो जाते हैं। एक व्यक्ति को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसियों के बीच तनाव का कारण बन गया।
आने वाले दिनों में देखना दिलचस्प होगा कि भारत और बांग्लादेश इस तरह के मामलों के लिए कोई अधिक स्पष्ट और तेज व्यवस्था बना पाते हैं या नहीं। तो कुल मिलाकर कहानी सिर्फ यहाँ एक घुसपैठिए की नहीं थी, बल्कि दो पड़ोसी देशों के बीच भरोसे, सीमा और सुरक्षा प्रबंधन की थी। सीमा पर खड़ी बाढ़ सिर्फ जमीन को नहीं बांटती, बल्कि कई बार राजनीतिक और कूटनीतिक चुनौतियों को भी याद दिला देती है। और फिलहाल भारत बांग्लादेश बॉर्डर से आई ये खबर यही बता रही है कि सीमा पर शांति बनाए रखना जितना जरूरी है उतना ही मुश्किल भी। तो चलिए इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर। राजनीति में अक्सर ये कहा जाता है कि वोट बैंक बदलना आसान नहीं होता, लेकिन जब कोई पार्टी अपने पारंपरिक वोटरों से आगे बढ़कर नए समाज और नए वर्गों तक पहुंचने की कोशिश करती है तो उसकी रणनीति चर्चा का विषय बन जाती है। इस समय भारतीय जनता पार्टी भी कुछ ऐसी ही रणनीति पर काम करती दिखाई दे रही है, खासकर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में, जहां आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो सकती है। सवाल यह है कि क्या बीजेपी अब मुस्लिम मतदाताओं के बीच अपनी नई पहचान बनाने की कोशिश कर रही है। दरअसल बीजेपी का दावा है कि उसकी सरकार की योजनाओं का फायदा धर्म और जाति देखकर नहीं, बल्कि जरूरत के आधार पर दिया गया है। चाहे मुफ्त राशन की योजना हो, उज्ज्वला गैस कनेक्शन, प्रधानमंत्री आवास योजना या फिर आयुष्मान भारती जैसी स्वास्थ्य योजनाएं, पार्टी का कहना है कि इनका लाभ मुस्लिम समुदायों के लाखों परिवारों तक भी पहुंचता है। बीजेपी इसी विकास मॉडल को अपनी सबसे बड़ी ताकत के रूप में पेश कर रही है। पार्टी में कुछ नेताओं का मानना है कि पिछले कुछ वर्षों में मुस्लिम समाज के एक हिस्से में सरकार की योजनाओं को लेकर सकारात्मक सोच बनी रही। खासकर महिलाओं के बीच 3 तलाक कानून को लेकर बीजेपी लगातार अपनी बात रखती रही है। पार्टी का दावा है कि इस कानून ने मुस्लिम महिलाओं को अधिकार और सुरक्षा देने का काम किया है और यही वजह है कि बीजेपी अब मुस्लिम महिलाओं और युवा मतदाताओं तक अपनी पहुंच बढ़ाने पर जोर दे रही है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि सिर्फ योजनाओं का लाभ देने भर से राजनीतिक समर्थन नहीं मिल जाता। विपक्षी दलों का आरोप है कि सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर भी अभी कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर मुस्लिम समुदाय की चिंताएं बनी हुई है। इसलिए चुनाव के समय ये देखना दिलचस्प होगा कि विकास का मुद्दा कितना असर दिखाता है और पारंपरिक वोटिंग पैटर्न में कितना बड़ा बदलाव आता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुस्लिम वोट हमेशा एक अहम भूमिका माने जाते रहे हैं। कई सीटों पर चुनावी नतीजे इस वोट बैंक से प्रभावित होती है और ऐसे में बीजेपी की ये रणनीति सिर्फ चुनावी गणित नहीं, बल्कि अपनी राजनीतिक पहुंच को और व्यापक बनाने की कोशिश भी मानी जा रही है। और पार्टी चाहती है कि उसकी पहचान केवल एक वर्ग की पार्टी के रूप में ना रहे, बल्कि वो हर समाज और हर समुदाय तक पहुंचे। तो कुल मिलाकर यूपी चुनाव अभी दूर है, लेकिन राजनीतिक जमीन तैयार होने लगी है। बीजेपी विकास योजना और महिला सशक्तिकरण के मुद्दे के सहारे मुस्लिम समाज तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, जबकि विपक्ष इस दावे को चुनौती दे रहा है। अब देखना होगा कि चुनावी मैदान में नई रणनीति कितना असर दिखाती है और क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई नया समीकरण देखने को मिलता है। राजनीति में आखिरकार फैसला जनता करती है और वही तय करेगी कि विकास का संदेश वोट बैंक में बदलता है या फिर नहीं। तस्वीरों के माध्यम से समझा जा सकता है कि यहाँ पर योगी आदित्यनाथ और बीजेपी सरकार की जिस तरीके से प्रतिक्रिया है, अटकलें लगाई जा रही हैं कि मुस्लिम वोट बैंक भी कहीं ना कहीं इस बार बीजेपी को वोट देते नजर आ सकते हैं। लेकिन इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर। देश में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर लगातार उठ रहे सवालों के बीच अब एक अनोखी राजनीतिक पहल चर्चा का विषय बन गई है। नाम तो आप सभी ने सुना होगा, कॉकरोच जनता पार्टी। जी हाँ, ये नाम जितना अलग है उतनी ही अलग इसकी राजनीति और सोच बताई जा रही है। परीक्षा पेपर लीक, भर्ती घोटालों और छात्रों की बढ़ती नाराजगी के बीच ये संगठन अब अपना शिक्षा घोषणा पत्र यानी कि एजुकेशन मैनिफेस्टो जारी करने जा रहा है। और वो भी ऐसे समय में जब लाखों छात्र भविष्य को लेकर चिंतित है। ये कदम चर्चा का केंद्र बन गया है। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में देश भर में कई प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर विवाद सामने आए हैं। कहीं पेपर लीक की खबरें आई तो कहीं भर्ती प्रक्रियाओं में गड़बड़ी के आरोप लगे, तो कहीं छात्रों की परीक्षा रद्द होने का सामना करना पड़ा। इन घटनाओं ने युवाओं के बीच गहरी नाराजगी पैदा कर दी, निराशा पैदा कर दी और कई राज्यों में छात्र सड़कों पर उतरे, प्रदर्शन हुए और सोशल मीडिया पर भी लगातार आवाज उठाई गई। इसी माहौल के बीच कॉकरोच जनता पार्टी ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर अपनी अलग सोच सामने रखने का फैसला किया है।
पार्टी का कहना है कि शिक्षा और भर्ती प्रणाली में पारदर्शिता सबसे ज्यादा जरूरी है और उनका दावा है कि छात्रों को बार बार परीक्षा, पेपर लीक और लंबी भर्ती प्रक्रिया जैसी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। ऐसे में व्यवस्था में बड़े सुधार की जरूरत है और यही वजह है कि पार्टी अपने शिक्षा घोषणा पत्र के जरिए युवाओं से सीधे जुड़ने की कोशिश कर रही है। और दिलचस्प बात तो यह है कि इस संगठन का नाम ही लोगों का ध्यान खींच रहा है। आमतौर पर राजनीतिक दल अपने नाम गंभीर और पारंपरिक रखते हैं, लेकिन यहाँ रणनीति कुछ अलग दिखाई देती है। शायद इसी वजह से सोशल मीडिया पर भी इस पार्टी की चर्चा तेज हो रही है। कई लोग इसे युवाओं की नाराजगी की नई आवाज मान रहे हैं, तो कुछ इसे व्यवस्था के खिलाफ प्रतीकात्मक विरोध के रूप में देख रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ घोषणा पत्र जारी करने से छात्रों का समस्याओं का समाधान हो जाएगा? इसका जवाब साफ है, नहीं। लेकिन यह जरूर है कि शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों को लेकर बहस तेज हो गई है और होती भी चली जा रही है। जब अलग अलग संगठन और राजनीतिक दल इन विषयों पर खुलकर बात करेंगे तो सरकारों पर भी जवाबदेही बढ़ेगी और आखिरकार देश का युवा सिर्फ वादे नहीं बल्कि समय पर परीक्षा, निष्पक्ष चयन और सुरक्षित भविष्य चाहता है। तो कुल मिलाकर शिक्षा और रोजगार आज देश के सबसे बड़े मुद्दों में शामिल है। ऐसे में कॉकरोच जनता पार्टी का ये कदम भले ही छोटा लगे, लेकिन इसने एक बार फिर उस बहस को सामने ला दिया है जिससे करोड़ों छात्रों का भविष्य जुड़ा हुआ है। अब देखना होगा कि ये पहल सिर्फ चर्चा तक सीमित रहती है या वास्तव में युवाओं के मुद्दों को राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में लाने में सफल होती है। तो चलिए, फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही और तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए TV7 भारत के साथ। नमस्कार।